हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटी का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टॉपिक है डेट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कैसे बनाया था, उसका पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही थी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो सोर्सेस थे वो मैंने आपको अलग अलग बता दिए थे। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली एक हफ्ते तक आपका सिलेबस पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा फॉर जेकेपी कांस्टेबल, और एसएससी के लिए जो बचेगा वो पेंडिंग कर लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ी, किस प्रकार हमें कमेटियाँ बनाई, किस कमेटी का क्या काम था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, इसको लिखा किसने, बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सारी हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो, हमें बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना आज, हमें आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। हमें आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सीखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक पूरी की पूरी समझ सकते हैं कमेटी बनाई गई। जब पूरी एक सभा बनाई गई, बाय इलेक्शंस हुआ, तो उसका नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका क्या काम था, इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और इसी के साथ आपको पता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला जाता है ये आज हम पढ़ेंगे, बट आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले हम देखेंगे ये बनी कैसे थी, फिर इसने किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा बेसिकली पॉलिटी पढ़ी कैसे जाती है। तो पॉलिटी साथ साथ आपको लर्न करनी है, वो क्लास में करवाई जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनी, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बनेगा, पहले हम कमेटी बनाएंगे। कैसे बनी, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे भी बनी। फिर उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो चलिए आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। बाकी क्लास कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी क्या एक्स्ट्रा आपको रिक्वायरमेंट है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास प्रोवाइड की जाए। अगर मैथ हमने स्टार्ट किया तो वो कंप्लीट होगा आपका जेकेपी कांस्टेबल के लिए, और अगर हमने पॉलिटी स्टार्ट किया इसको भी खत्म कर देंगे। इसके बाद रीजनिंग के कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गए हैं, कुछ पहले वाले पेंडिंग है, अगर वो भी हो जाता है फिर एक साथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इंग्लिश की क्लास आपके स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे थी। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको समझ आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले नाम लिखिए एम एन रॉय का। एम एन रॉय, एम एन रॉय। अब एम एन रॉय कौन थे, जिसने सबसे पहले क्या दिया था, आपको आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो एम एन रॉय था जिसने सबसे पहले क्या किया था, फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को शॉर्टकट लिखूंगा सीए, विद इन ब्रैकेट सीए। तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसका काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया रखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी हमें बनानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। तो असेंबली क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला आइडिया रखा था एम एन रॉय ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले आइडिया जो प्रपोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। आंसर होगा एम एन रॉय। आगे चल के हम बी एन रॉय के बारे में पढ़ेंगे, बट बी एन रॉय अलग है, एम एन रॉय अलग है। फिर 1935 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या की, डिमांड रखी, लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने इसको क्या किया, बिल्कुल ठीक है जी आपने डिमांड रखी है बट हम इसको अब भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। सबसे पहला आइडिया दिया था एम एन रॉय ने, क्या दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। जब तक असेंबली नहीं बनेगी अपनी तब तक कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं बनेगा। तो इसके बाद यहाँ तक तो हो गया। सबसे पहला आइडिया किसने दिया था, एम एन रॉय ने आइडिया दिया, किसी ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1935 में कांग्रेस को लगा कि नहीं हमें इसकी डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो उस टाइम डिमांड की गई, ब्रिटिश इंडिया ने उनको सुना, बाद में बोला ठीक है हम आपकी डिमांड सुन रहे हैं लेकिन इस पर कुछ होने वाला नहीं है। फाइनली 1946 के अंदर ब्रिटिश द्वारा एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया, जिसका काम क्या था, इन्हीं के रिकमेंडेशन के अंदर आपकी एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए सबसे पहला रिकमेंडेशन इन्हीं का था। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कब आए ये कैबिनेट मिशन प्लान, इंडिया में आया 24 मार्च 1946 में इंडिया में पहुंच गया था। और उसके बाद सबसे पहले और 16 लिखो, डेट इज 16 मई। थोड़ी सी डेट्स होंगी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान रहे हैं। तो 16 मई 1946 में क्या किया गया, इनके द्वारा प्लान पब्लिश किया गया था। जो भी इन्होंने प्लान बनाया था वो पब्लिश किया गया था लोगों के सामने, क्या कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बना रहे हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इंडिया में पहुंचा था 24 मार्च 1946 में, और 16 मई 1946 में पहला प्लान पब्लिश कर दिया गया इनके द्वारा। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे कैबिनेट जो मिशन प्लान आया, इन्हीं के रिकमेंडेशन के अंदर, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे क्या हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो आंसर होगा किसका रिकमेंडेशन हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान, उसके बाद ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। अब इसके जो हेड थे वो कौन थे, इसके जो चेयरमैन थे, इनके हेड थे आपके पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस इनके क्या थे, हेड थे। तो आगे और भी 2-3 मेंबर थे, लेकिन आपको सिर्फ हेड याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान के हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, आंसर होगा पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस जो इनका कैबिनेट मिशन प्लान था, इनके रिकमेंडेशन पे इन्होंने रिकमेंड किया था कि ये कमेटी आपको बनानी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात डन हो गया कि हमें अब क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। तो यहाँ तक तो हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होगा सर, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करने से पहले इस कमेटी का बनाया जाना जरूरी है। जैसे ये कमेटी बन जाएगी, इसमें मेंबर फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद लिखा जाएगा क्या, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक हमने क्या देख लिया, देखो यहाँ से यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। सबसे पहले एम एन रॉय के द्वारा आइडिया रखा गया, फिर 1935 में कांग्रेस में डिमांड करी लेकिन नहीं मानी गई, फिर 1946 में फाइनली एक कैबिनेट मिशन प्लान आता है, उसके तहत हमें रिकमेंडेशन मिला, उसने ही आगे रिकमेंड किया कि भैया क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का। क्योंकि देखो अंग्रेज़ लोग ये नहीं चाहते थे कि कल को इंडिया को हम लोग इंडिपेंडेंट करके अगर जाते हैं तो पीछे से क्या हो, इंडिया ख़त्म हो जाए, आपस में लड़ें, जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो वो नहीं चाहते थे कि इस चीज़ का जो कसूरबाद है वो भी ब्रिटिश इंडिया को ही ठहराया जाए, वो नहीं चाहते थे बेसिकली। सो उन लोगों का ये कहना था कि हम जाने से पहले यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सुधार के जाएंगे, जैसे हम सरकार चलाते हैं वैसे इंडिया की भी सरकार हम बनवा के जाएंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे और होती है, वो क्या है, इसमें पाकिस्तान
की भी डिमांड की जाती है कि भैया पाकिस्तान एक अलग से कंट्री होनी चाहिए, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुस्लिम लीग क्या करता है? वो डिमांड रखता है कैबिनेट मिशन प्लान के आगे कि एक अलग से पाकिस्तान कंट्री बनाया जाए। मुस्लिम लीग कहता है कि एक अलग से पाकिस्तान कंट्री बनाई जानी चाहिए, बट इसकी डिमांड को नहीं माना जाता। उस टाइम पे इसकी डिमांड को बिल्कुल भी नहीं माना जाता और कहा कि भैया नहीं, हम लोग 389 सीट्स पे पूरे पूरे इलेक्शंस करवाएंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे। तो यहाँ तक समझ आ गई कि भैया कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था उसी के रिकमेंडेशन पे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को मिली थी, और उसके बाद इसके जो हेड थे वो थे पैथिक्स लॉरेंस। उसके बाद इसके रिकमेंडेशन पे हुआ और पाकिस्तान की डिमांड रखी गई थी फर्स्ट टाइम, लेकिन नहीं मानी गई थी। आगे देखते हैं, इलेक्शन की बात हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए, टोटल 389 सीट्स बनाई गई, जिसमें से बोला गया कि 93 स्टेट्स और 296, तो ये वो वाली स्टेट्स हैं, वो वाली एरिया का नाम है, यहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत चलती थी, ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है इसको, ब्रिटिश इंडिया। और ये वाली कौन से एरिया की बात की जाती है? डेट इज प्रिंसली स्टेट की। और मेरी कोशिश है कि आपको साथ साथ लर्न करवाया जाए। प्रिंसली स्टेट की बात करें तो वो कौन से हैं? ऐसी वो सारी की सारी एरिया यहाँ पे राजे महाराजा का शासन चलता था। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन नहीं था, यहाँ पे राजों महाराजों द्वारा शासन किया जा रहा था। अब फाइनल इनको बोला गया कि आप क्या करिए, आप सीट्स अपने नॉमिनेट करिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इलेक्शन होने वाले हैं। आप अपनी सीट्स को क्या करिए? नॉमिनेट करिए। जैसे आज भी नॉमिनेशन होता है, राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा सीट्स। सेम बोला कि आप अपने 93 सीट्स के ऊपर आपके लिए जो रखी गई हैं इसको आप नॉमिनेट करिए, अपने अपने एरिया से एक एक मेंबर बना के भेज दीजिए। तो ये तो हुआ नॉमिनेट वाला। और 296 पे बोला कि इस पर हम इलेक्शंस करवाएंगे। क्या करेंगे? इलेक्शंस। तो भाई इसमें सब में सारी कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, कुछ सिलेक्टेड लोग थे। और ये सीट्स भी डिवाइड की गई थी किसमें? देखो ये सीट्स जो 296 है ये डिवाइड की गई थी मुस्लिम में। और आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से इलेक्शंस हुए थे। थोड़े से मुस्लिम, फिर सिख के आधार पे, और देन लास्ट जनरल। अब मुस्लिम, सिख और जनरल, जनरल में कौन आएगा? वो सारे जो भी बच जाएंगे। मुस्लिम के लिए क्या बोला गया? मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, टोटल मान लो 20 सीट पे इलेक्शंस होने हैं। कितने पे? मान लीजिए 20 सीट्स पे इलेक्शंस होने हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप सबको पता है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी इंडिया के अंदर। अब पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अब मान लो एक मेंबर खड़ा होता है, तो अगर हिंदुओं की पॉपुलेशन हर जगह ज़्यादा है तो डेफिनेटली जीतेगा कौन? हिंदू वाला। वो चाहे मुस्लिम खड़ा हो रहा हो किसी से या कहीं से भी, लेकिन अगर वोट डालेंगे तो वहाँ पे कौन जीत जाएगा? हिंदू। इसलिए बोला गया कि नहीं, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम के लिए वोट करेंगे और सिख सिख के लिए वोट करेंगे, एंड अदर जो भी बच जाता है बौद्ध वगैरह हिंदू जितने भी हैं वो सब जनरल के लिए वोट करेंगे। तो सबकी सीट्स अलग अलग बांट दी गई। सब यहाँ तक हो गया सबको कि मुस्लिम, सिख और जनरल 3 तरीके के सीट्स बनाई गई। और उसमें देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 299 में जहाँ इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस भी कैसे हुए? पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स बनी। हर 10 लाख के ऊपर एक सीट रखी गई पॉपुलेशन की। जैसे ही 10 लाख की पॉपुलेशन यहाँ होती है उसके लिए एक सीट। तो वो डिपेंड करता है कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे है, उसी हिसाब से सीट्स डिवाइड होगी। जिसमें से 73 सीट्स किसको मिली? मुस्लिम लीग को मिली। 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए। और 208 किसको मिली? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कांग्रेस को 208 मिले, और ये मिले आपके मुस्लिम लीग को, और ये हैं आपके इंडिपेंडेंट। आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना था। वो भी ऐसे नहीं कि किसी ने बना दिया, उसके लिए भी इलेक्शंस हुए थे। लेकिन ये जितने इलेक्शंस हुए थे, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, ये सब किस तरीके से हुए थे? इलेक्शंस हुए थे इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मतलब
इनडायरेक्ट का मतलब होता है जहां सब लोगों ने वोट नहीं किया, गिने चुने लोगों ने वोट किया, लेकिन वोट करके ही यहाँ पे मिनिस्टर बनाएंगे। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होते हैं और उसके आधार पे 296 में जब इलेक्शंस हुआ, ये तो नॉमिनेटेड है, 93 तो नॉमिनेट बन के आ गए, और सेम 296 के जब इलेक्शंस हुए उसमें से 208 सीट्स मिलती हैं आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और 73 सीट्स मिलती है मुस्लिम लीग को, और 15 मिलता है इंडिपेंडेंट। टोटल कितने हो गए? 296। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि भाई 389 सीट्स टोटल बनाएगी पॉपुलेशन के आधार पे। स्टार्टिंग में कितनी सीट्स थी? 389। उसमें से 93 प्रिंसली स्टेट, यहाँ भी राजा महाराजा का शासन होता था, उनको बोला गया आप एक एक नॉमिनेट करके भेजिए। और 296 था जिसको लोगों के द्वारा चुना जाना था, लेकिन सब लोग नहीं, इनडायरेक्ट मेथड से एक एरिया के हिसाब से बोला कि आप अपना एक बंदा भेज दीजिए, लेकिन सबने वोट नहीं किया। याद रखना ये इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्शंस हुआ था। यहां तक सबको क्लियर हो गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने क्या किया? इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, क्योंकि ये सारी सीट्स इसके लिए बनाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की जा रही है। तो उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पॉइंट लिख लो, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? पहले तो मान गए थे कि जब उसने पाकिस्तान की डिमांड रखी, नहीं मानी गई थी, तो पहले तो मुस्लिम लीग ने बोला कोई बात नहीं, इलेक्शन करवा दो। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई, 73 सीट्स आई, अब उनको लगा कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा ये तो हम लोग क्या है, हमें तो हमेशा सेकंड रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो किसकी पार्टी है? वो हिंदू की पार्टी है, इसलिए वो जो भी कानून बनाएगी वो किसके हिसाब से बनाएगी? हिंदुओं के हिसाब से, और इसमें मुस्लिम को जस्टिस नहीं मिलेगा। तो उनके द्वारा क्या हुआ? उनके द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया। नो पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या मुस्लिम लीग द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था? तो आंसर होगा नहीं किया गया था। ठीक है, समझ आ गया क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि इनकी सीट्स कम थी। अब यहां तक तो हो गया कि आपके सारे की सारे क्या है, पार्टिसिपेट करने वाले जीत के आ चुके हैं। अब एक मेंबर बन चुकी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हो चुकी है। अब इनका स्टार्ट करते हैं काम। यहाँ तक सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि सबको एक एक बात क्लियर होगी कि हम आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पीछे बैकग्राउंड क्या था, किसने रिकमेंड किया था, तब मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद हमने बात की कि इलेक्शन कितनी सीट्स पे हुआ, कितने लोगों को नॉमिनेट किया गया, और किस तरीके से इलेक्शन हुआ इनडायरेक्ट तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आज इसी के ऊपर बात करेंगे, वर्किंग के ऊपर। अब स्टार्ट हो जाएगा क्या काम, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसका काम क्या होगा? अब काम की बारी आ गई, क्योंकि सारे लोग जीत चुके हैं। अब जीतने के बाद क्या होगा? काम भी किया जाएगा। अब आती है काम की बारी, जिसमें सबसे पहली मीटिंग बुलाई गई। सबसे फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर। 9 दिसंबर 1946, एक्चुअली जुलाई अगस्त के अंदर इलेक्शन हो गया था ये वाला। 9 दिसंबर 1946 के अंदर क्या हुआ? पहली मीटिंग हुई, या फर्स्ट सेशन कह सकते हो, पेपर में पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन कब हुआ था। तो सबसे पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 के अंदर, 1946 के अंदर। और कहाँ हुआ था? नेशनल लाइब्रेरी के अंदर, नेशनल लाइब्रेरी। तो सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी, ये डेट पूछा जाएगा। अब यहाँ के बाद जो मैं आपको डेट्स बताना वाला, सारी इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट सबसे पहले याद रखना। पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सेशन हुआ था, पहली मीटिंग हुई थी, कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, 1946 के अंदर। और इसके अंदर कहाँ हुई थी? नेशनल लाइब्रेरी के अंदर हुई थी। इसके अंदर एक, देखो, कोई भी अगर असेंबली है उसका एक हेड होना चाहिए। इसके लिए आपका एक टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया, टेम्पररी चेयरमैन या टेम्पररी प्रेसिडेंट भी कह सकते हो। वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
तो अगर पेपर में पूछा जाए कि टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, तो आपको आंसर देना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या है? ये टेम्पररी चेयरमैन है। और पूछा जाए फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो यही है। अगर पूछे कि फर्स्ट जनरल चेयरमैन कौन थे जो परमानेंट थे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई कि 9 दिसंबर 1946 के अंदर पहला सेशन हो जाता है, और इस पहले सेशन के अंदर जो टेम्पररी चेयरमैन बनाया जाता है वो बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन थे। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी के अंदर पहला सेशन किया गया। उसी के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ? सेकेंड सेशन होता है। सेकेंड सेशन मतलब दूसरी मीटिंग बुलाई जाती है। इस दूसरे सेशन के अंदर परमानेंट चेयरमैन डिसाइड किया गया, या परमानेंट प्रेसिडेंट भी कह सकते हो, एक ही बात है। परमानेंट प्रेसिडेंट या चेयरमैन एक ही बात है, इसी को आप प्रेसिडेंट भी लिख सकते थे। तो परमानेंट चेयरमैन कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही आगे चल के आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला क्या बनाया गया था? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट जो चेयरमैन बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कब बने थे? सेकेंड सेशन के अंदर, जब दूसरा मीटिंग हुआ था। पहला कब हुआ था? 9 दिसंबर को। और पहला कब कहाँ हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड सेशन के अंदर आपके परमानेंट चेयरमैन बना दिए गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही आगे चल के आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनेंगे जब जनरल इलेक्शंस हेल्ड हो जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, एंड यहाँ तक हो गया अभी। अब लिखो वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया, सबसे पहले बनाया गया था एस.सी. मुखर्जी को, और उसी के साथ साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए थे। एक और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट थे आपके दूसरे थे आपके कृष्णामाचारी। यहां तक हो गया। सेकंड जो सेशन हुआ था उसमें हमने एक डिसाइड कर लिया हमारे परमानेंट चेयरमैन कौन होंगे, और हमने साथ में डिसाइड कर दिया कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन कौन होंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया। और इसी के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार बनाया गया, एडवाइजर, क्योंकि पहले तो हमने कभी ये काम नहीं किए थे, इसलिए एक सलाहकार भी बनाया गया था। उसका नाम था आपका बी.एन. राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार कौन थे? तो डेट इज बी.एन. राव। और यही बी.एन. राव हैं जो आगे चल के क्या करेंगे? सलाहकार बनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे हमारे? डेट इज बी.एन. राव। तो सेकंड सेशन के बारे में समझ आ गया। इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट में एक और लिख लो, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे पहली स्पीच किसने दी थी? सबसे पहली स्पीच किसने दी थी? मेडन स्पीच। तो उसका नाम था कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। तो जे.बी. कृपलानी सर ने सबसे पहली स्पीच दी थी किसके अंदर? जो हमारा सबसे पहला सेशन हुआ था। और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? डेट इज 208, मोस्टली कांग्रेस वालों ने। और कभी कभी ऑप्शन में 211 भी आता है, तो दोनों में आपको यही प्रेफर करना है। अगर ऑप्शन में 208 नहीं है तो 211 लगाना, क्योंकि इंडिपेंडेंट थे। लेकिन प्रिंसली स्टेट से कोई नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि यहाँ पे राजा महाराजा का राज चल रहा था। वो क्यों चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने और हमारी पावरें खत्म हो जाए? तो इसलिए उनके द्वारा कोई नहीं आया था। इंडिपेंडेंट 1-2 शायद आया था, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो 208 ही आंसर आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आप देखोगे पेपरों में, अगर ऑप्शन में नहीं है तो 211 लगाओगे, अदरवाइज 208 में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किस प्रकार मीटिंगें स्टार्ट हो गई। सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 के अंदर रखी गई। कहाँ रखी गई थी? नेशनल लाइब्रेरी में। और उसके बाद इसके एक टेम्पररी चेयरमैन बनाए थे उसी दिन। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसमें 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 208 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन देख लेना किस हिसाब से पेपर में आता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर आ जाते हैं तो भी आपको 208 लगा के आना है। कभी कभी ऑप्शन में 208 नहीं होता है, सो आपको 211 के पास जाना है। और उसके बाद सबसे पहली स्पीच जो की थी वो किसने की थी? कृपलानी सर ने की थी। ओके, तो फर्स्ट सेशन हो गया। सेकंड सेशन में हमने बात की, उसके जस्ट 2 दिन के बाद सेकंड सेशन हो जाता है।
और सेकंड सेशन के अंदर जो परमानेंट चेयरमैन, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही आगे चल के हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनेंगे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। फिर इसके बाद एक सलाहकार बनाया गया था जिसका नाम था बी.एन. राव, और यहाँ पे हो गया खत्म। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके 2 दिन बीत जाते हैं। 13 दिसंबर, अगेन 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है? 1946 में क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 के अंदर जो सेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 दिन बिना सोए बिना खाए पिए बहुत मेहनत करी, जिसके लिए एक क्या तैयार किया? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो क्या था? बेसिकली नेहरू जी का कहना था कि हम लोग इतना टाइम तक ब्रिटिश के अंडर रहे, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई। हम अब जो भी बनाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ मेन बातें हैं जिसमें हमें ध्यान रख के ही आगे लॉ बनाने हैं, कानून बनाने हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। वो क्या मेन बातें थी? नेहरू जी का कहना था कि हम इक्वलिटी पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया अंग्रेजों द्वारा। हम फ्रीडम का ध्यान रखेंगे, हमारे लोगों की क्या क्या फ्रीडम्स होनी चाहिए। हम लिबर्टी का ध्यान रखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली गई थी। तो ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखी गई थी, और इसी का नाम था ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। भाई अंडरस्टूड है कि अगर आप कुछ बनाने जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको जेकेपी कांस्टेबल, एसएससी का या कोई भी जेकेएसबी का एग्जाम देना है, या कोई भी सेंटर लेवल का एग्जाम देना है। मान लीजिए आपने उसका एग्जाम देना है, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मेन मतलब क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? नौकरी लेना। तो उसी के लिए मेहनत कर रहे हो ना। तो इनका कहना था कि आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसको दे के कानून मेन बना रहे हैं? तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये हमारा टारगेट है। तो ये किसके द्वारा रखा गया था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू। और ये डेट भी आपकी इंपॉर्टेंट है। और इसी के कुछ दिन के बाद, दैट इज 22 जैन 1947, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसको क्या कर लिया? पास कर दिया गया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया, पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो पास हो चुका है, सबने इनको अप्रूवल दे दिया। जैसे आजकल भी कोई बिल पास होता है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो सेम यहाँ पे भी वो पास हो गया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे जिसको देख के हम क्या बनाएंगे? कानून। इसका मतलब नेहरू जी ने क्या बोला था कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको देख के ही पूरे कानून बनाए जाएंगे। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आज आप प्रेम्बल के नाम से जानते हो। प्रेम्बल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप देखो, पहले ही टारगेट जिस बातों को बोला गया उसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसका मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ क्या होगा? प्रेम्बल या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसी को कहा जाता है समरी। आप कह सकते हो ये क्या है हमारी? ये है हमारी समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पूरा लिख देते हैं ताकि कुछ बच्चे नोट्स में कुछ दिन के बाद देखेंगे, फिर ये आईसी कुछ और ही समझ लेंगे। समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, आपके पास पूरा टाइम नहीं है, तो सिंपल सा एक काम करिए, प्रेम्बल को पढ़ लीजिए पूरा, आपको समझ आ जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। पूरी समरी है। तो यहां तक हमने क्या देख लिया स्लाइड में? हमने देखा कि जो 13 दिसंबर 1947 में सेशन हुआ था, तो उस सेशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसको अप्रूवल मिल गया, पास हो गया 22 जैन 1947 के अंदर। और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आज हम लोग प्रेम्बल के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। ये सब कुछ हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया। इतनी सारी चीज़ों के ऊपर हमें अगर रूल्स बनाने हैं तो हम अकेले बंदे के ऊपर काम नहीं सौंप सकते। इसके लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई। हो सकता है एक फंडामेंटल राइट के लिए कमेटी बन गई, फ्लैग के लिए कमेटी बन गई, पावर कमेटी बन गई, यूनियन कमेटी बन गई, अलग अलग कमेटी बनाएंगी।
उन सब कमेटी को एक हेड कमेटी भी बनाएगी जिसको नाम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी। फाइनल जो ड्राफ्ट तैयार करेगा, सबकी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उसको जो टेक्स्ट को चेक करके सब कुछ ओके अपने हिसाब से एडिट करके तो जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी वो करेगी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज बता रहा हूँ, वो आपको पढ़नी है और मैं आपको साथ साथ लर्न करवा दूंगा। देखो अगर हम इसकी बात करें, कमेटीज की बात करें तो लिखो सबसे पहली कमेटी, सबसे पहली कमेटी देखो, सबसे पहली ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मैं 7 मेंबर लिखवा दूंगा। फिलहाल देख लो बी आर अम्बेडकर इसके हेड हैं। अगर आपको पूछे हु इज द हेड या चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो जहां भी वर्ड यूनियन आएगा तो यूनियन से मतलब होता है पूरी इंडिया से, तो उन सबके जो हेड रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। फिर आ गया वर्ड यूनियन, जो यूनियन पावर कमेटी है उनके हेड भी कौन रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है स्टेट कमेटी, तो स्टेट का मतलब समझ लो कंट्री से होता है, तो जब भी यूनियन या स्टेट वर्ड आएगा तो आपको क्या आंसर देना है, जवाहरलाल नेहरू आंसर देना है। जब भी यूनियन की बात होगी तो आपको आंसर क्या देना है, जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज। ये तीनों कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत मेजर रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रोविंस, प्रोविंस मतलब ऐसी जो भी हमारी अलग अलग इलेक्शन वाली जो जैसे आज आपकी स्टेट्स हैं वैसे ही उन सब स्टेट्स को जोड़ना, प्रिंसली स्टेट को जोड़ना, सबका काम किसको सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही एक ताकतवर इंसान थे, बहुत बड़ा काम किया इंडिया को जोड़ने का। और आज जो आप इंडिया देख रहे हो ये मैक्सिमम किसके द्वारा जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था, इसको बोला गया था आयरन मैन ऑफ इंडिया। पेपर में क्वेश्चन आता है हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के ऊपर आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया इंडिया के अंदर सबसे ऊंचा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आयरन मैन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इन्होंने लगभग इंडिया को जोड़ने का काम किया था। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट आप देखोगे 93 हैं, उन 93 में से 70 प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ जोड़ना बहुत बड़ा काम था। और कुछ बची पाकिस्तान के साथ की थी। वो पाकिस्तान हिंदुस्तान क्यों हुआ था आगे बढ़ेंगे, अभी तक सब सेम चल रहा है, अभी तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। तो अगर यूनियन वर्ड लगे तो आंसर क्या लगाओगे, जवाहरलाल नेहरू। और अगर बात करें प्रोविंस, सारी स्टेटों को जोड़ने का काम किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक थी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ये आपके राइट है, फंडामेंटल राइट आप सबके राइट है और आपको अपने फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए। फंडामेंटल राइट आपको पावर देता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करता है। अगली क्लास जो होगी हम फंडामेंटल राइट के ऊपर पढ़ेंगे और आपको वो क्लास कंपलसरी पढ़नी है क्योंकि उससे आप सीखोगे कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसका हेड भी किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि भाई जितने लोग हैं उनकी भी कैसे देखभाल करनी है, उनकी क्या क्या पावरें देनी है, ये भी आप ही देखोगे। प्लस इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ मतलब जैसे जिनकी पॉपुलेशन कम थी, जैसे जैसे सिख हो गया, जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, सिख, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह। तो वो सब भी किसका काम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक मैंने आपको लगभग 5-6 कमेटी पढ़ा दी, लेकिन आपको कैसे मैंने सिखाया, मैंने बोला जहाँ भी वर्ड यूनियन लग जाए जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा। अगर बात करें पूरे स्टेटों की, प्रोविंस की, तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी वल्लभ भाई पटेल को। उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ को भी देखने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसके साथ साथ अगर पूछे फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे, हु इज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी, तो उसका आंसर भी आप क्या लगाओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही आगे चल के हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे। और स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से यहाँ पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया फंडामेंटल राइट के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा फंडामेंटल राइट सब कमेटी, क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसके लिए एक और उसके अंडर एक कमेटी बनाएगी, दैट इज फंडामेंटल राइट सब कमेटी। उसके हेड किसको बनाया गया था, जेबी कृपलानी को, जेबी कृपलानी। और जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि बच्चे फंडामेंटल राइट समझ के सीधा आंसर लगाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, गलत हो जाएगा। बच्चे स्टीयरिंग कमेटी समझ के क्या आंसर लगाते हैं, वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देते हैं। लेकिन अगर वर्किंग पूछे तो आंसर आ जाएगा
KM मुंशी। तो ये कुछ कमेटीज हैं जो आपको याद रखनी थी और मैंने बता दी इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी की। वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि सबका मेन, सबको इकट्ठा करने के बाद जो एक कंबाइन करके उसको स्क्रूटिनाइज करना था, वो काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो इन सब ने अपनी अपनी रिपोर्टें तैयार करी अपने अपने हिसाब से। फ्लैग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के अंदर अलग अलग सब वर्किंग पूछे तो कौन हो जाएगा? KM मुंशी। और फंडामेंटल सब कमेटी पूछे तो ये भी कृपलानी। तो ये कुछ कमेटीज है जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेते हैं। लिखिए ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दैट इज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। वो कौन थे? क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उस टाइम पे कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर जी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। प्लस इसके साथ 6 मेंबर और भी थे। टोटल 7 मेंबर थे कमेटी में, जिनका काम क्या था? जिनका काम था जो ड्राफ्ट टेक्स्ट तैयार किया गया था उसको क्या करना? उसको स्क्रूटिनाइज करना, उसके टेक्स्ट को देखना, कौन कौन सी कमियां हैं, कौन सी चीज़ हम एडिट कर सकते हैं, उन सबको फाइनल जो अप्रूवल देना था वो किसका था? ड्राफ्टिंग कमेटी। और आप सबको पता है कि कोई भी अगर हेड होता है तो उसका काम क्या होता है? ओवरऑल सुपरविजन करना। तो सेम ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे बड़ी कमेटी थी जिनका काम था फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करके रखना, डेट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। तो उसके हेड थे डॉक्टर BR अंबेडकर और उसके आगे 6 मेंबर थे। उन 6 के नाम लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, KM मुंशी, उसके बाद मोहम्मद शादुल्ला, BL मित्तर, ये बाद में आए थे। इससे पहले कौन थे? माधव राव। कौन थे? माधव राव। माधव राव की हेल्थ ठीक नहीं थी, बीमारी की वजह से इनको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? BL मित्तर। और सेम एक और मेंबर थे TT कृष्णामाचारी। अब TT कृष्णामाचारी है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, अदरवाइज मैं लिखवा देता हूँ। एक यहाँ पे हमने लिखा था वाइस प्रेसिडेंट, इसका नाम था BT, वो है TT, ये है BT कृष्णामाचारी। तो अलग अलग पर्सन है। और उसके बाद इनको रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा? DP खेतन के द्वारा। तो ये 6 मेंबर हैं। थोड़ा सा नाम देख लेना, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं है? तो इनमें से 3 नाम उठा के रखेगा, एक अलग से रख देगा, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, तो अलग अलग नाम रख देगा। तो वो आपको देखना कि आंसर वो नहीं है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारी कमेटियों के सारे काम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जी, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे बड़ी कमेटी क्यों है? ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे बड़ी कमेटी क्यों है? ध्यान से देखना। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका काम था स्क्रूटिनाइज करना। क्या करना? टू स्क्रूटिनाइज द टेक्स्ट ऑफ ड्राफ्ट। और ये ड्राफ्ट इनिशियली तैयार किया गया था, प्रिपेयर्ड बाय BN राव, क्योंकि सलाहकार कौन थे? BN राव थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कौन थे हमारे? BN राव। तो सारी कमेटियों ने जो रिपोर्ट सबमिट करी उसके आधार पे BN राव ने क्या बनाया? एक ड्राफ्ट तैयार किया, सब कुछ लिख के ओके कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको फाइनल स्क्रूटिनाइज करना था। स्क्रूटिनाइज करना था, ऐसे लिख लो, जेड लिख लो। तो स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है चीज़ों को ध्यान से देख के उसमें से गलतियां निकालना। तो उसको फाइनल चेक करके जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया फाइनल ड्राफ्ट, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? वो किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। और जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। इसलिए डॉक्टर BR अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस टाइम पे। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से ही क्या हुआ था? उन्होंने ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था, और जिसको आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तैयार। लेकिन अब एक दिक्कत आती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं था, और मुस्लिम लीग बिल्कुल चुप बैठने वाला नहीं था। उसके लिए क्या हुआ? उन लोगों ने मुस्लिम में
और मुस्लिम को अलग से समझाया अपने हिसाब से, और उसमें हिंदू मुस्लिम के दंगे स्टार्ट हो गए। और आप सबको पता है कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिलनी थी तो उससे पहले बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे, क्योंकि उनकी डिमांड थी हमें पाकिस्तान देश दिया जाए मुस्लिम के लिए और हिंदुस्तान के लिए इंडिया बनाया जाए। और बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे होने की वजह से फाइनली एक माउंटबेटन प्लान आता है। इसमें दो कंट्री बनाएगी, एक बनाएगी इंडिया और एक बनी पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत टाइम से डिमांड कर रहा था कि हमारे लिए एक पाकिस्तान कंट्री होनी चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, मुस्लिम को अलग से कंट्री चाहिए। तो उसके आधार पे एक अलग से कंट्री बनी पाकिस्तान और इंडिया। अब ध्यान से देखना, 15 अगस्त 1947 की बात की कहानी। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब दो कंट्री बन गई। टोटल सीट कितनी थी? 389। उसमें से 90 चली गई किसके पास? पाकिस्तान के पास। 90 चली गई पाकिस्तान के पास और 299 किसके पास आ गई? इंडिया के पास। तो इंडिया बहुत बड़ा था और इस 299 के अंदर 70 सीट तो लगभग प्रिंसली स्टेट वाली थी और 229 कौन सी थी? 229 आपकी जो ब्रिटिश स्टेट, जिसको ब्रिटिश प्रोविंसेस बोला गया, अब इसको बोला गया इंडियन प्रोविंसेस, क्योंकि इंडिया आज़ाद हो चुका है, हम ब्रिटिश का नाम नहीं लेंगे, इंडियन प्रोविंसेस स्टेट बोला गया। और ये 70 कौन सी थी? जो प्रिंसली स्टेट थी, अब ये इंडिया का पार्ट बन चुकी थी। और कुछ एक्सेप्शंस है, आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर बाद में बना, पहले नहीं बना था, हैदराबाद बाद में बना, तो ऐसे कुछ अलग से वो हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि इन 93 में से 70 सीट्स को इंडिया के साथ मिलाने का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। 93 में से कुछ को तो बिल्कुल आराम से अपने साथ मिला लिया और कुछ को जो नहीं मान रहे थे ज़बरदस्ती मिलाया। तो इस तरीके से इंडिया, ये आज इंडिया बना, जिसके आप देखते हो अलग अलग स्टेट्स के नाम दिए गए। बाद में स्टेट्स मर्ज होती चली गई, अलग अलग स्टेट्स बनी, लेकिन स्टार्टिंग की जो अंग्रेजों के हिसाब से थी वो इस हिसाब से सीटें इंडिया के अंदर आई थी। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब हुआ क्या, जब अलग अलग कंट्री बन गई, अब दिक्कत क्या होगी? इंडिया पहले ब्रिटिश राज के अंदर कर रहा था काम, आज वो इंडिपेंडेंट है, तो अब वो नहीं चाहता कि हम क्या करें, हम अंग्रेजों के अंदर काम करें। हो सकता है कल को अंग्रेज फिर आ जाए वापिस और उनके अंदर पॉलिसी हम बनाएंगे। तो फिर क्या किया, यहाँ पे देखो, फिर ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम क्या था? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बोला कि यार एक काम करिए, जो जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होगा, क्योंकि 1947 की बात है, जब तक तैयार नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा जो लॉ सिस्टम है वो अंग्रेजों द्वारा डील किया जाए। उसके लिए अलग से एक इसको काम दिया गया कि भाई एक काम करिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बना रहे हो, एक काम और करिए, मेकिंग ऑफ लॉ का भी काम करिए, आप कानून भी बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कानून बनाइए जो पब्लिक को चलाने के काम आएंगे। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना जाएगा तब बात अलग है, अभी के लिए बनाओ। तो इसके जो एड बनाए थे डेट इज जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर। तो लॉ के हेड कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ के हेड कौन थे? तो आंसर होगा जीबी मावलंकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बोले कि लॉ का काम कौन कर रहे थे, तो वो कर रहे थे कौन? जीबी मावलंकर। और अगर पूछे कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम कौन कर रहे थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड थे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनका काम कर रहे थे हेड ये थे। और ये तो पहले भी कर रहे थे, अब नई चीज आ गई डेट इज मेकिंग ऑफ लॉ। वो कौन आए? जीबी मावलंकर। क्यों? क्योंकि अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, दो काम दिए गए थे। तो यहां तक सबको समझ आ गई। अब फाइनल बारी आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। टोटल देखो 2 साल 2 ईयर
सीधा लिख देते हैं, देखो यहाँ पे होगा कोई स्लाइड तो देखो, 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया और इसको अडॉप्ट कर लिया सीए द्वारा। अडॉप्ट का मतलब अलग होता है, इम्प्लीमेंट का मतलब अलग होता है। अडॉप्ट का मतलब होता है जैसे मान लो आप में से किसी का एंगेजमेंट हो जाता है रिंग सेरेमनी, इसका मतलब आपने एक दूसरे को अडॉप्ट कर लिया, अब आगे जब भी होगा शादी उन्हीं से करोगे, तो ये लगभग अडॉप्ट इसको बोलते हैं। तो 1949 के अंदर 26 नवंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना। और इसी को आज हम लोग, अगर पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। लेकिन इसी दिन हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ऊपर लागू क्यों नहीं कर दिया, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन होता है, डेट इज 26 जनवरी 1946 में हमने अपना जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन इसको इम्प्लीमेंट कर लिया इंडिया के लोगों के ऊपर, सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया, ओके हो गया। अब जो चलेगा इसके अकॉर्डिंग चलेगा देश, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको 26 जनवरी को क्यों मनाया गया, इसलिए किया गया क्योंकि बीच में थोड़ा ही तो टाइम था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 26 जनवरी 1930 से स्टार्ट कर चुके थे क्या, पूर्ण स्वराज। मतलब अब हमें आधा अधूरा इंडिया नहीं चाहिए, हमें पूरा इंडिया चाहिए, हम पूरी डिमांड कर चुके थे। इतने हैं कि इतना अगर कर लिया तो 2 मंथ का वेट करके हम क्या करते हैं, 2 मंथ भी नहीं है कंप्लीट, तो उसको हम लोग थोड़ा आगे करके 2 मंथ है लगभग, तो आगे करके हम लोग इसको पूरा तरह से इंप्लीमेंट कर देंगे, पूरी तरह से किसको, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो 26 नवंबर 1949 में हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया था और इस दिन हमने लगभग 16 आर्टिकल इंप्लीमेंट कर लिए थे उसी दिन से। लेकिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 और इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। तो ये दोनों डेट याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है 26 नवंबर 1949 और रिपब्लिक डे कब है 26 जनवरी 1950। और टोटल सेशन हुए 13, पहला सेशन कब हुआ था 9 दिसंबर और लास्ट वाला हुआ था 24 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए 1-2 पॉइंट और लिख लो। तो यहां तक मैंने बता दिया था लॉ का काम किसका था, जीबी, तो जीबी था, यहां पे हमने जीबी लिख दिया, करना इसको थोड़ा सा, ये है आपका जीबी मावलंकर। आगे देखो, यहां तक था कि हमारा जो लॉ वाले थे वो कौन थे हेड, जीबी मावलंकर थे, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन जब लास्ट सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950, मतलब रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले जो लास्ट सेशन हुआ था हमारा, टोटल 13 सेशन हुए थे, उसमें हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम मतलब जो हमारा नेशनल एंथम है, जन गण मन, सबको पता है ये कब हुआ था, ये 24 जनवरी 1950 जब लास्ट सेशन हो रहा था। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, डेट इज वंदे मातरम, तो ये भी इसी दिन हुआ था। लेकिन नेशनल फ्लैग कब हुआ था 22 जुलाई 1947, इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले। तो हमने जो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था वो इस दिन किया था। बाकी ये दोनों पॉइंट याद रखना, हमारा नेशनल एंथम क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो इसके आगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 284 मेंबर का 284 मेंबर का साइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो हमारा रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने लोगों के सिग्नेचर हैं, कितनों के 284, टोटल कितने थे 299 मैंने आपको बताया था। 229 थे इंडियन प्रोविंस से और 70 से प्रिंसली स्टेट से। तो 284 के सिग्नेचर थे। सबसे पहले इसको हैंड रिटन किसने लिखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बन गया था उसको हाथों से लिखने वाला काम किया था, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, डेट इज प्रेम बिहारी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नारायण रायजादा,
और इनको बोला गया था बताओ कितने पैसे लोगे, तो इन्होंने बोला था हमें पैसे नहीं चाहिए, बट एक काम करेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी पेज होंगे हर पेज के एंड पे मेरे सिग्नेचर होंगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हर पेज पे किसके सिग्नेचर हैं, तो आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसके बाद अगर पूछे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था वो क्या था, हर चीज़ का अपना एक सिंबल होता है, उसका जो सिंबल था वो क्या था, वो था आपका एलिफेंट का। किसका था, एलिफेंट। तो ऑप्शन में अलग अलग दे सकता है, एलिफेंट का सिंबल था। और कोई पूछे कितना खर्चा आया बनाने में, तो अप्रॉक्सीमेट जो एक्सपेंडिचर आया था वो आया था मेरा 64 लैक्स। मेरा मतलब सबका हमारा कितना आया था, 64 लैक्स खर्चा आया था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो ये थी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बनाया, बनाने वाला कौन था, किस तरीके से उनको बनाया,